हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित खैर, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में जो पेपर हुआ था 2022 में, उसमें का हम पेपर सॉल्व करवा रहे थे। तो आज की इस वीडियो में हम एक जो सेट चला रहे थे, वही कल इसका जो वीडियो है उसी के आगे का पार्ट, यानी कि 51 नंबर क्वेश्चन के आगे से हम शुरू कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। तो आंकड़े आपको ये दिखाई दे रहे हैं, कह रहे हैं इसकी माध्यिका ज्ञात करना है। माध्यिका ज्ञात करने के लिए आपको बीच वाली जो संख्या होती है वही अपनी माध्यिका हो जाती है। तो ये देखते हैं, सभी दशमलव में संख्याएं हैं। तो भाई सबसे पहले तो छोटी संख्या से शुरुआत करते हैं। जैसे ये 4.2 है, ये हो गया। उसके बाद आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये 4.2 हो गया, और 6.8 हो गया, 7.5 हो गया, 8.1 हो गया, ठीक है। ये 9.9 है, ठीक है। और ये 10, 11 और 13 है। ये 10 वाला है, 10.8, 11.2 और 13.5। अब यहाँ पे टोटल कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 हैं। तो बीच वाले 2 लोग जो रहेंगे उनका योगफल चाहिए होगा। तो इधर से 3 ले लिया और इधर से हमने 3 को ले लिया, तो बीच में ये 2 लोग दिखाई दे रहे हैं। इन दोनों को जोड़ करके हमको 2 से भाग कर देना है। तो 9, 1, 10 का 0 यहाँ से लगे 1, 1, 8, 8 1 9, 9 9 18, 18.0 2 से भाग करेंगे तो 18 का आधा 9 हो जाएगा। 9 अपना सही जवाब हो जाएगा। अब इसमें हमने इतनी डिटेल्स में इतने सब कुछ बताया है, चीज़ों को लिखा है। अब इसमें क्या कम कर सकते हैं, मैं आपको समझाना चाहूँगा। इसमें आप क्या कर सकते हैं कि जैसे 4, 6 और 7 को लिख सकते हैं। मतलब कि जब आप अपने कॉपी में हल करने लगे हैं, पेपर एग्ज़ाम में टाइम बचाना है, तो अगर हम दशमलव 1 करके जो चीज़ें लिखी हैं, वो लिखने लगेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। फिर अगर हम 4, ठीक है, 6 6, 7, 8, 9, 10, सॉरी 10, 11 और 13 ऐसा करके लिखेंगे, तो इसमें क्या होगा कि अब हम लिख भी चुके हैं चीज़ों को और जल्दी से हमें समझ में आ रहा है कि बीच में ये 2 लोग हैं। तो हमारा 8 वाला कौन-सा था? 8.1। 9 वाला कौन था? 9.9। ये करके अपन क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमको सीक्वेंस में भी लिखना है और हमें समय भी बचाना है, तो दशमलव के बाद वाली गिनती लिखने के बजाय कॉपी में हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। और उसके बाद जब हमको जोड़ना है तो हम जानते हैं कि 8 अकेले नहीं था, 8.1 था, और 9 अकेले नहीं था, वो 9.9 था। तो हम ऐसे लिख सकते हैं। हालाँकि इसको हम लिखेंगे भी नहीं, डायरेक्ट जोड़ देंगे, हमको तो जोड़ना आता है ना भैया। 9, 1, 10 का 0 हाथ से लगे, दशमलव के बाद वाला 0 कोई लिखने का मतलब नहीं है। 9, 8, 17, 1, 18 हो रहा है, इसको लिखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, 2 से भाग करेंगे तो अपना 9 हो जाएगा। तो डायरेक्ट किया जा सकता है, जहाँ पे चीज़ों को कम लिखा जाए ताकि समय बचेगा। तो ये डिटेलिंग थोड़ी बहुत मैं समझाता रहता हूँ ताकि आप भी एग्ज़ाम में समय बचाना सीखें, क्योंकि समय बचाना ही सबसे बड़ी बात होती है। चलिए अगला वाला प्रश्न देखते हैं, जहाँ पे हमको इसमें कथन दिया गया है, निष्कर्ष के रूप में 4 दिए गए हैं। इनमें से कौन-सा सही है वो बताना है, लेकिन हमको क्या देखना है कि यहाँ पे कौन-सा सही नहीं, सत्य नहीं है। सत्य नहीं है मतलब हमको गलत वाला खोजना है। तो हमको बस ये देखना है कि ये वाला मतलब गलत खोजना है, ये वाला सही है कि नहीं। देखेंगे u यहाँ पे, p यहाँ पर है, ठीक है? तो u छोटा बराबर है p के। p और w के बीच में बराबर का निशान है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों सेम टू सेम हो गए। अब यही वाला चिन्ह यहाँ पे भी बना है, u की तरफ छोटा बना है, तो यानी कि ये सही है, ये वाला अपना सही है। अगर मामला कुछ और होता तो फिर गलत हो जाता। एक पहला वाला तो सही है, दूसरा देखेंगे कि p बड़ा है n से। अब यहाँ से यहाँ तक देखेंगे, n से ये बड़ा है और बराबर है e के, e से बड़ा है y, y से बड़ा है p। यानी कि बड़ा होने का निशान बना हुआ है, एकदम लगातार एकदम सही है। तो ये भी अपना एकदम बिल्कुल सही बात कह रहा है, ठीक? ये भी हो गया। e छोटा है p से, तो यहाँ पे देखेंगे e छोटा है p से, p से छोटा है y, y से छोटा है e, यानी सही बात है, e छोटा है, एकदम सही बात है, ये भी एकदम सही है। और चौथा वाला देखेंगे, h छोटा और बराबर है p के, h यहाँ पर है, यहाँ से देखेंगे यहाँ तक, ठीक है। अभी यहाँ पे गलती क्या है? देखिए p और w बराबर है, तो ये इतना अपना चेंज हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए u छोटा और बराबर है w के, तो यानी कि p से यहाँ तक एकदम सही चल रहा है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ी हो गई, यहाँ पे भी एक बराबर का निशान, एक सिंबल इसके साथ देना चाहिए था, तब ये भी सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे वो नहीं दिया गया, इस वजह से ये अपना गलत है। तो हमें जो खोजना था सत्य नहीं है, तो वही अपना यहाँ पे निशान लगा देंगे कि यही वाला अपना गलत है, ठीक? चलिए ठीक है, अगला वाला प्रश्न देखेंगे। तो क्या कह रहे हैं कि हम जानते हैं कि वर्षा जल का पीएच जो होता है 5.6 से कम होता है, तो इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। और जब यह अम्लीय जल नदियों में बह जाता है तो क्या होता है? तो पीएच मान अपना 5.6 से जब कम होता है वर्षा जल का, तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो नदी में मछलियों की संख्या बढ़ जाती है, तो गलत बात है भैया। अम्लीय होने की वजह से अम्लीय मछलियाँ मर जाती हैं। जल थोड़ा सा क्षारीय हो जाता है, ये भी गलत है, क्योंकि भाई अम्लीय चीज़ें जा रही हैं, तो वहाँ पे अम्लीय हो जाएगा। 5.6 ये अम्लीय है, तो जल अम्लीय हो जाएगा। और नदी का जल पीने के लिए अधिक स्वस्थ हो जाएगा, ना भैया, ये तो और गलत बात है। पानी 7 पीएच का रहे तो ही अच्छा है, 7 के आस-पास रहे।
अम्लीय हो जाए तो अच्छा नहीं होता है। नदी के जल का पीएच कम हो जाता है, बिल्कुल सही बात है, 7.6 जो सामान्य रूप से पानी का जल पीएच जो होता है 7 होता है या उसके आस-पास ही रहेगा तो उसका कम होकर के इतना हो जाता है यानी कि अम्लीय हो जाता है। तो ये अपना चौथा विकल्प सही जवाब है। तो अगला प्रश्न चलिए देखते हैं, इसमें कहा गया है कि उस समुच्चय का चयन कीजिए जो दी गई मतलब इनसे जो जो इसमें संबंध दिखाई दे रहा है वही इनमें से किसमें संबंध है वही हमको देखना है, तो सिंपल सी बात है। हम देखते हैं कि यहाँ पे 9 दिखाई दे रहा है, 25 दिखाई दे रहा है, 49 दिखाई दे रहा है यानी कि 3 का वर्ग, फिर 5 का वर्ग, फिर 7 का वर्ग। 3 2 5 5 2 7 यानी बढ़ते क्रम में हो रहा है। फिर यहाँ पे 11 का वर्ग है, फिर 13 का वर्ग है, फिर 15 का वर्ग है। ठीक, सिंपल है, बढ़ते हुए क्रम में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये तो किसी का वर्ग ही नहीं है तो मामला ही खत्म हो जाता है, ठीक। ये 8 घन है, मामला ही खत्म हो जाता है, घन से हमें कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे देखिए ये चौथे विकल्प में भी 72 दिखाई दे रहा है जो कि किसी का वर्ग नहीं है, मामला ही खत्म हो जाता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 9 का वर्ग है, फिर 11 का वर्ग है, फिर 13 का वर्ग है, बढ़ते क्रम में वर्ग बना हुआ है। तो बहुत बहुत सिंपल है ये प्रश्न। ये प्रश्न तो काफ़ी सिंपल निकला, ठीक है। तो अगला प्रश्न है कि एचआईवी एड्स, ठीक है, के संक्रमण को रोकने के लिए कई विधियाँ अपनाई जाती हैं। दिए गए कथनों में से कौन-सा कथन गलत है? ठीक। कान छिदवाने एक्यूपंक्चर के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरणों का उपयोग से पहले विसंक्रमित किया जाना चाहिए। तो भैया देखिए जो कान छिदवाने वाला जो औज़ार होता है वो और जो एक्यूपंक्चर के इन में जो नीडल यूज़ की जाती है और जो गोदना गुदवाने के लिए जो सुई यूज़ की जाती है, वो हर बार नई हो या फिर वो भी संक्रमित की गई हो, क्योंकि उससे संक्रमण का खतरा रहता है। और बाल कटवाने जाओ तो कि ओके सॉरी फ़ोन आ गया था। अगला ये है कि मच्छरदानी का उपयोग कर एचआईवी संक्रमण देखिए मच्छर एचआईवी संक्रमित नहीं होते तो उनसे कोई मतलब ही नहीं है, तो ये गलत है। दवाओं के दुरुपयोग के माध्यम के संचरण संचरण विशेषकर सुइयों को साझा करने से रोका चाहिए, ये सब भी है। और ज़िम्मेदारीपूर्ण यौन व्यवहार अपनाना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें सही है, बस ये मच्छरदानी और मच्छर वाला गलत है, ठीक? अगला वाला प्रश्न देखते हैं, इसमें कहा गया है कि देखेंगे क्या है में मुख्य रूप से प्रश्न में कि यहाँ पे देखिए ये दिखाई दे रहा है, एक 2 प्रतीक दिए गए हैं, इन प्रतीकों के बीच में कितनी सम संख्याएँ हैं, यदि उन्हें एक साथ जोड़ दिया जाए तो उनका योगफल कितना होगा? तो यहाँ पे देखिए भई, ये दिखाई दे रहा है आपको वो एक प्रतीक और ये दूसरा प्रतीक यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इन दोनों के बीच में जो सम संख्याएँ हैं, उसमें आपको 6 दिखाई दे रहा है, 8 दिखाई दे रहा है और 2 दिखाई दे रहा है। इसके अलावा कोई सम संख्या नहीं है, जो इनके बीच में हो। तो ऐसी 3 संख्याएँ हैं, ठीक है? और 8 दूनी 10 6 16 योगफल 16 हो रहा है। तो बहुत सिंपल सा ये प्रश्न था, बहुत ज़्यादा सिंपल। अगला प्रश्न जो है अपना ग्राफ से संबंधित है। इसमें कुछ दर्शाया गया है, क्या दर्शाया गया है वो देखते हैं कि ग्राफ लाइन 4 कक्षाओं 1, 2, 3, 4 की लड़कियों की संख्या को दर्शाता है। ये 1 में 24, 2 में 28, 3 में 32, 4 में 18 ऐसा लड़कियों की संख्या है। प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि कक्षा 1, 2 और 4 में लड़कों की कुल संख्या उन्हीं कक्षाओं की लड़कियों की कुल संख्या से 27 अधिक है, यानी जितने लड़कियां हैं उनसे 27 जोड़ दीजिए तो लड़कों की संख्या हो जाती है। तो कक्षा 1, 2, 4 में लड़कों की कुल संख्या कितनी है? तो कुल मिला के बात यही है कि 1, 2 और 4 में जो लड़कियों की कुल संख्या दी गई है, इनसे 27 अधिक है लड़कों की संख्या, तो जोड़ लेते हैं। 8, 8, 16, 16, 4, 20 का 0 हंसी लगे 2, 2, 2, 4, 4, 1, 5, 5, 2, 7 और इसमें 27 अधिक है लड़कों की संख्या, 27 जोड़ दो तो 97 हो जाएगा, तो 97 अपना सही जवाब हो जाएगा। तो बहुत बहुत ईज़ी है ये प्रश्न, ठीक? यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 97 आपको दिखाई दे रहा है उत्तर के रूप में और चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में हमसे कहा गया है कि समचतुर्भुज का परिमाप दिया गया है 146 सेंटीमीटर और इसका एक विकर्ण दिया गया है 55 सेंटीमीटर और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस प्रश्न में हमको जो दिया गया है, उसके आधार पर हम चीज़ों को देखेंगे, बात को समझेंगे। देखिए इसके समचतुर्भुज एक इस प्रकार की आकृति होती सॉरी इस अरे भाई साहब अच्छा बन जाए, इस प्रकार की आकृति होती है, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएँ बराबर होती हैं और कोण 90 अंश का नहीं होता है, ठीक है? जो अपना वर्ग होता है, वही का टेढ़ा कर दिया जाए तो ऐसा बन जाता है। तो भाई यही बात है। अब इसके जो परिमाप देखिए इसके परिमाप और विकर्ण का जो एक संबंध होता है वो देख लेते हैं। देखिए जो परिमाप परिमाप बराबर होता है 2 अंडर रूट Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर। ये क्या है? दोनों विकर्णों के वर्गों का योगफल का वर्गमूल का दुगुना परिमाप होता है। यही बात हो गई है। परिमाप दिया गया है 146 लिख लेते हैं, बराबर 2 है। अंडर रूट पहला है तो अपना ये 55 का वर्ग कर देते हैं। क्या कर देते हैं? 55 का स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर ये हमको चाहिए होगा। 2 से इसको काट देते हैं, 7 3 73 हो जाएगा। इधर देखिए अंडर रूट बना है तो अंडर रूट हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, तो इधर हो जाएगा 73 स्क्वायर। अच्छा ये जो 55 स्क्वायर इधर प्लस में इधर भेज देंगे तो माइनस 55 स्क्वायर हो जाएगा, जो कि हो जाएगा Q2 स्क्वायर, यानी दूसरा विकर्ण कितना होगा ये हम निकाल रहे हैं।
अब यहाँ पे वर्गांतर के सूत्र लगेंगे, वर्ग नहीं करेंगे, वर्गांतर का सूत्र मतलब 73 प्लस 55, 73 माइनस 55, तो जोड़ देते हैं पहले। 5 3 8 हो जाता है, और 7 5 12 हो जाता है, 128 दो गुणते, इसमें से घटा देते हैं, 13 में से 5 गेन, कितने, 13 में से 5 गेन तो 8 हो जाएगा, और 6 में से 5 गेन 1 18 हो जाएगा। अब यही है क्यू स्क्वायर के बराबर। अब बस इतना सा करना है, इसका गुणनखंड कर देना है, गुणनखंड करने के बाद अपने को उत्तर मिल जाएगा, क्यू सॉरी क्यू मिलेगा, ठीक है, Q2 मिलेगा। तो ये सब Q2 है, ओके। 18 जो होता है वो 9 दूनी 18 होता है, ठीक है। और ये 28 जो होता है ये क्या होता है, ये 2 से काट देंगे तो कितना मिल जाएगा, 6 और 4 64, 64 मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब Q ये है Q2 स्क्वायर के बराबर है, तो इसका वर्गमूल लेंगे, 64 का वर्गमूल 8 8 64, 2 2 मिल रहा है तो गुणते 2, 9 का वर्गमूल 3, 3 दूनी क्या होता है 6, 8 छंग 48, 48 आ जाएगा दूसरा विकर्ण। Q2 जो हो जाएगा वो दूसरा विकर्ण 48 हो जाएगा। अब आपने इतना समझा कि Q2 बराबर ये दूसरा विकर्ण हमने निकाला। दूसरा विकर्ण निकाला क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल यानी Q1 गुणित Q2, Q2 यही होता है फार्मूला। तो 1/2 लग जाएगा, Q1 अपना 55 था, Q2 अपना 48 अभी हमने निकाला है, 2 से काट देंगे तो 2 और 4 मिल जाएगा। अब गुणा करा दो भैया, 5 चौके 20, हाथ से लगे 2, 5 दूनी 10 दूनी 12 यानी 120, फिर 120 जोड़ देंगे 0 2 और 3 1, 1320, तो 1320 आ जाएगा, 1320 अपना सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, सिंपल तो नहीं है हालाँकि, पर क्या किया जाए, जैसा हम कर पाए वैसा हमने किया। चीज़ों को हमने लिख कर के समझाने का प्रयास किया, गंदी राइटिंग में प्रयास किया, लेकिन ठीक है, समझाया तो सही, उत्तर मिला तो सही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन-सा असम में स्थित प्रसिद्ध बाघ अभयारण्य है? तो काज़ीरंगा बाघ बाघ अभयारण्य असम में स्थित है। अगला प्रश्न है कि लिटमस एक प्राकृतिक अम्ल क्षार संकेतक है। इसे किस पौधे से प्राप्त किया जाता है? तो लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। अगला वाला प्रश्न देखेंगे, जहाँ पे रीजनिंग का प्रश्न है कि विकास एक बिंदु से ए बिंदु से ड्राइव करता है, 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। तो ये 8 किलोमीटर दक्षिण हो चुके हैं, ठीक है। फिर दाएँ मुड़ता है, 3 किलोमीटर ड्राइव करता है, तो दाएँ मोड़ दो, 3 किलोमीटर ड्राइव कर दो। फिर दाएँ मुड़ता है, 12 किलोमीटर ड्राइव करता है, दाएँ मोड़ दो, 12 किलोमीटर ड्राइव करा दो। फिर दाएँ मुड़ता है, 5 किलोमीटर ड्राइव करता है, लो 5 किलोमीटर ड्राइव करा दो भाई। अंत में फिर दाएँ मुड़ता है, 4 किलोमीटर ड्राइव करता है, लो 4 किलोमीटर ड्राइव करा दो भाई। पी पे रुक जाता है, यहाँ पे रुक गया, यहाँ से शुरू किया था। बिंदु ए और पी के बीच की दूरी कितनी है, ये वाली डिस्टेंस हमसे पूछ रहे हैं। देखो भैया 12, ये देखो 8 4 12 नीचे गया, 8 12 ही ऊपर गया बराबर। ये 5 इधर गया है, 3 इधर, 5 में से 3 गया, कितना बचेगा 2, तो 2 किलोमीटर अपना उत्तर हो जाएगा। बहुत सिंपल प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि मैथ का एक सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखेंगे 4 में से 5 घटेगा तो -1 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, लेकिन इस माइनस की वजह से -4 हो जाएगा। 3 में से 4 घटाने पर -1 बचेगा, लेकिन इस माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा। फिर ये -2 है और +1 है तो घट जाएगा, तो -1 बचेगा, क्योंकि -2 बड़ा है, तो -1 अपना सही जवाब हो जाएगा। क्या मस्त प्रश्न है। सो दोस्तों अगला जो प्रश्न है वो देखते हैं। इसमें कहा गया है कि उस समचतुर्भुज के विकर्ण के अभी एक समचतुर्भुज के विकर्ण 12 और 16 हैं। समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई ज्ञात करो। देखो भाई, बात ये होती है, समचतुर्भुज इस प्रकार की आकृति होती है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। अकोण 90 अंश का नहीं होते, लेकिन इसके विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, 90 अंश का कोण भी बनाते हैं और 2 बराबर भागों में बांटते हैं। मान लीजिए 12 ही छोटी वाली भुजा है तो ये 6 6 में बढ़ जाएगी, और 16 लंबी वाले विकर्ण है तो ये 8 8 में बन जाएगी। यही इसका नियम होता है। और अगर इसकी भुजा ज्ञात करना है तो यहाँ पे देखो 90 अंश का कोण बना है तो पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा। 6 छंग 36, 8 आठाई 64, जोड़ देंगे तो हो जाएगा 100। 100 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 10, तो यहाँ पे भुजा आ जाएगी 10। सिंपल इक्वेशन, मतलब बहुत सिंपल है ये, ठीक है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो एक और सिंपल क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं एक व्यक्ति ने एक बैंक से 14% वार्षिक ब्याज की दर से ऋण लिया है। 5 वर्ष बाद उसे ब्याज के रूप में 7,000 रुपये चुकाने पड़े हैं। ऋण का मूलधन क्या है? तो मूलधन P गुणित समय दर 14 गुणित समय 5/100 बराबर अपना 7,000 हो गया। आपका सिंपल सी बात है। तो 14 पंचे देखो, 14 पंचे होता है 70, 70 से 70 कट गया मतलब 100 बचेगा। 100 से सीधा गुणा करा दो तो 10,000 हो जाएगा। सॉरी, जीरो ज़्यादा तो नहीं हो क्या? हाँ ठीक है, यही अपना दूसरा वाला विकल्प सही जवाब हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास प्रश्न में क्या है, श्रृंखला संबंधित एक प्रश्न है। कह रहे हैं कि कितने सम अंक हैं जिनके ठीक प्रत्येक के ठीक पहले एक पूर्ण वर्ग है और बाद में एक सम अंक है, यानी कि हमें डबल सम संख्या देखनी होगी। ठीक है, डबल सम संख्या देखनी होगी जिसके आगे एक पूर्ण वर्ग हो, और कहा गया है कि एक भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो देखते हैं, जहाँ पे भी डबल सम संख्याएं दिखाए थे वहीं पे रुक जाएंगे। जैसे यहाँ पे डबल सम संख्याएं, आगे पूर्ण वर्ग नहीं है। और कहाँ पे डबल सम संख्याएं हैं, डबल सम संख्याएं, जैसे यहाँ पे डबल सम संख्याएं हैं, ठीक है, आगे पूर्ण वर्ग नहीं है।
और यहाँ पे देखो एक डबल सम संख्याएँ हैं, उसके आगे एक पूर्ण वर्ग है, तो ये बात एकदम सही है। यहाँ पे भी देखो डबल सम संख्या है, उसके आगे एक भी पूर्ण वर्ग है, ये भी सही है। और डबल सम संख्याएँ कहीं नहीं है, तो 2 लोग हमको देखने को ऐसे मिल जाते हैं। तो बहुत बढ़िया, चलो ठीक है। आगे वाले प्रश्न में हम चलते हैं, देखते हैं उसमें क्या कहा गया है। तो अगला प्रश्न है, कह रहे हैं नाइट्रोजन जो अणु होता है निर्माण में शामिल है सहसंयोजी आबंधों की संख्या कितनी है? तो नाइट्रोजन को एन से दिखाया जाता है, इसका परमाणु क्रमांक 7 होता है, 2,5 हो जाता है, सॉरी 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 माइनस नहीं, 2,5 हो जाता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। एन के बाहरी कोष में होंगे 5 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5। दूसरा भी एक एन ले लेते हैं, ठीक, ये हो गया 5। ये एक सिंगल बॉन्ड, ये एक सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, टोटल ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। तो इसमें सहसंयोजी आबंध कितने हैं? ये सहसंयोजक बंध है, कितने बंध हैं? तो 3 बंध है, ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है। तो तभी N2 एक अणु प्राप्त होता है, ठीक। अगला वाला प्रश्न देखते हैं, कह रहे हैं विद्युत जनित्र के संबंध में कौन सा कथन सही है? कुंडली की फेरों की संख्या बढ़ाकर प्रेरित धारा में वृद्धि की जा सकती है, बिल्कुल सही है। कुंडली की चाल बढ़ाकर प्रेरित धारा में वृद्धि की जा सकती है, सही बात है। परंतु चुंबकीय क्षेत्र में कमी कमी करके धारा में वृद्धि ना, ये तो गलत बात है। तो पहला और दूसरा दोनों ही सही हैं, ठीक। तो अगला वाला प्रश्न देखते हैं, इसमें कहा गया है कि रैम के पास -6.5 डायोप्टर का क्षमता वाला संशोधक लेंस है। तो लेंस की फ़ोकस दूरी क्या होगी? सबसे पहले तो अगर क्षमता माइनस में दी गई है, तो जितने भी प्लस वाले हैं, वो अपने उत्तर गलत हो जाते हैं। अब माइनस में या तो पहला सही है या तो चौथा सही है, ठीक? अच्छा, फ़ोकस दूरी F बराबर होता है 1/p, ठीक है? p की वैल्यू हम माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं है, 6.5 लिखो। अच्छा, यहाँ पे बात ये हो जाती है कि ये तो मीटर में मिलेगा, लेकिन हमें अगर हम 100 से गुणा कर देंगे ऊपर, तो ये सेंटीमीटर में हो जाएगा, क्योंकि विकल्प सारे सेंटीमीटर में होते हैं, तो दशमलव हटा देंगे, 0 बढ़ा देंगे। अब भई 5 दूनिया 10 होता है, 13 पचे 65 होता है ना, 13 होता है, 13 हो जाएगा। अच्छा ठीक है, 13 से काट देंगे, 13 एकम 13, कितना बचेगा? 7। 7 है तो 70 है, 13 पचे 65, हाँ, 65, 5 बचेगा। 15 दशमलव समथिंग जो भी है, वही अपना उत्तर हो जाएगा, ठीक? तो बस इतना सा कर लेना है, ऐसे काम हो जाएगा। इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, कम मेहनत में भी काम हो जाया करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना सरल करने वाला है। तो आइए चलिए विकल्प से ही हम ट्राई करेंगे ज़्यादातर चीज़ें, इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होगी। देखिए जैसे एक्स दिखाई दे रहा है, एक्स के ऊपर देखिए -3 है, उसके ऊपर 2 है। इसका ये हो जाएगा कि एक्स की घातें पहली बात तो अपनी -3 है, -3 गुणित 2 हो जाएगा। जब घात पर घात हो तो घात का गुणा हो जाता है, तो यहाँ पे एक्स की घातें माइनस में 6 रहेगी। और जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए ऊपर -6 नहीं लिखा है, यानी कि कोई भी घात माइनस में नहीं है, तो उसका मतलब ये होता है कि उसको प्लस में किया गया है, तो इसको जब बटे में भेजा जाएगा तब प्लस में 6 हो जाएगी। अब एक्स की पावर 6 1/x पावर 6 देखिए पहले विकल्प में नहीं है और चौथे विकल्प में भी नहीं है। दूसरे और तीसरे विकल्प में है। दूसरे और तीसरे विकल्प में ज़ेड की पावर भी 6 दी गई है बटे में, तो उसको भी अपन चेक नहीं करेंगे, हम खाली वाई की पावर को चेक कर लेंगे और अपना काम हो जाएगा। तो कौन-सा सही हो रहा है? तो वाई की पावर यहाँ पे देखिए 2 दिखाई दे रही है और ऊपर -3 है, फिर यहाँ पे वो उस वहाँ तक बाद में पहुँचेंगे। देखिए यहाँ पे -2 तक बाद में पहुँचेंगे, क्योंकि क्योंकि अपने पास ये कि वाई की पावर -3 भी है। तो सबसे पहले बात तो वाई की पावर 2 है, ये वाली, और उसके ऊपर -3 है, तो ये गुणित -3 हो जाएगा, तो ये वाई की पावर हो जाएगी -6। और ये जो है -3, ये भी तो भाई ऊपर जाके प्लस, भाग में घातें घटती ही हैं, तो ये माइनस ऊपर जाके प्लस में हो जाएगा और ये +3 हो जाएगा, तो घट जाएगा, तो हाँ, वाई की पावर -3 बचेगा, ठीक? अब उसके ऊपर ये जो 2 है, वो गुणा कर देगा, तो यहाँ पे y की पावर -6 हो जाएगा, जो कि बटे में y की पावर में +6 हो जाएगा। तो यानी कि इस प्रकार से दूसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा, ये 18 नहीं बन पाएगा। मेन बात यही है कि 18 नहीं हो पाएगा, 6 ही रहेगा, ठीक? तो इस प्रकार से ये सही जवाब हो पाता है दूसरा वाला विकल्प, ओके? तो समझने वाली बात होती है, क्या है, कैसा है, गुणे में घातें जुड़ती हैं, भाग में घातें घटती है, जब घात पर घात हो तो घातों का गुणा हो जाता है। ये जो नियम होते हैं, ये आपको पता होने चाहिए, तभी आप इसपे अपना प्रयोग कर पाएँगे, ठीक? अगला वाला जो प्रश्न है वो कथन निष्कर्ष का प्रश्न है। इसमें देखने को मिल जाता है 3 कथन, 3 निष्कर्ष। आइए थोड़ा ज़ूम करके देखते हैं कि क्या कथन, क्या निष्कर्ष हैं। पहला है सभी चीते बंदर है, सभी बंदर भालू है, सभी भालू जंगल हैं। तो ठीक है, सभी जो चीते हो गए वो हो गए बंदर, बंदर हो गए भालू, भालू हो गए जंगल। लो भई ये बन गया। तो ये हो गया चीता, चीता बनाने की कोशिश की है, बहुत पता नहीं क्या बन गया है। चीता हो गया, ये हो गया बंदर, और ये हो गया भालू, और ये हो गया जंगल। ठीक? हो गया। अब कह रहे हैं कुछ जंगल चीते हैं, जंगल का कुछ हिस्सा चीता है, बिल्कुल सही जवाब, ये सही है। सभी बंदर चीते हैं, जितने बंदर हैं क्या वो चीते हैं? तो गलत बात है। क्या है कि कुछ बंदर चीते हो सकते हैं, सभी बंदर चीते नहीं हो सकते। चीते तो अंदर वाला था ना, इस वजह से।
कोई बंदर चीता नहीं, कोई बंदर चीता नहीं है, ऐसा कहना भी गलत है। केवल यहाँ पे निष्कर्ष नंबर 1 अनुसरण करता है, बाकी तो नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि केवल एक निष्कर्ष पालन करता है, तो यही अपना सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला वाला प्रश्न। अगला वाला प्रश्न है कि यदि बाईं ओर से गिना जाए, यानी इस साइड से गिना जाए, तो इस शब्द में कितने अक्षरों का वही स्थान होगा जो कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में होता है। देखिए भैया, ये वाला जो प्रश्न है भाई, ये बहुत ही थोड़ा-सा यूनिक टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि हमने अभी तक किया है कि हम ये करते हैं कि इन 2 अक्षरों के बीच में वही सेम डिस्टेंस देखते हैं जो अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। पर ये वो वाला नहीं है, इसमें है कि अक्षरों का वही स्थान होगा जो कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में होता है। इसका मतलब ये होता है कि हमें ये देखना है कि जैसे कि शुरू होता है ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, एफ, जी, ठीक है, एच, आई, जे, के, एल, एम, ऐसे हम करते गए, कोई भी हम जब पढ़ते गए हैं, कोई भी मैच नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे कोई मैचिंग नहीं है, तो 0 अक्षर हैं ऐसे जो अंग्रेजी मतलब वही स्थान होगा जो कि अंग्रेजी वर्णमाला में होगा, तो ऐसे 0 हैं। अब यहाँ पे मैंने इस प्रश्न को जब पढ़ा तो हमने सोचा था जैसे कि यहाँ से एच एच आई, जे, के ऐसे पढ़ते हैं, वैसे वाला मैच कराना होगा। तो उसमें थोड़ा-सा समस्या है कि उसमें कहा जाता है कि ऐसे कितने अक्षर समूह हैं जिनमें बीच में वही स्थान है जो कि अंग्रेजी वर्णमाला में होता है। अगर वैसा कहा जाता तब हम ऐसा करते। फिलहाल तो यहाँ पे कुछ और ही पूछ रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अक्षर श्रृंखला और संख्या प्रतीक का एक श्रृंखला दी गई है, इसमें हमको ये दिखाई दे रहा है और इसमें क्या कह रहे हैं, श्रृंखला में ऐसे सभी प्रतीकों को हटा दिया जाए तो बाईं ओर से 11वां कौन-सा होगा? तो यहाँ पे हम प्रतीक को गिनती नहीं करेंगे और बाएँ ओर से 11वें पे चलेंगे, ठीक है? तो जैसे कि देखो भैया, पहला ये नहीं गिनना है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9, 10, 11, 11वें नंबर पे एन दिखाई दे रहा था, एन अपना सही जवाब हो गया। और यहाँ पे जितने भी प्रतीक थे हमने उसको गोल मतलब हटा दिया, ऐसा हटा दिया। काउंटिंग हमें ऐसे डायरेक्ट कर लेनी है, ज़्यादा सोचना नहीं कि ज़रूर एक बार हम पूरी श्रृंखला बनाएँ तो नहीं, उसका द ज़रूरी नहीं है। श्रृंखला मतलब जो चीज़ गायब करने को कह रहा है, वो चीज़ को आप इग्नोर कर दो, इग्नोर, वैसे ही काउंटिंग करते चले जाओ, ठीक है? तो ऐसे में आपको उत्तर बहुत जल्दी मिल जाएगा, नहीं तो आप लिखने लगोगे तो फिर समस्या हो जाएगी, ठीक है? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि मेंडल के स्वतंत्र अभ्यूहन मटर के जिन जन्य पौधों पर आधारित था, उनमें कितने लक्षण भिन्न थे? तो 2 लक्षण उनमें भिन्न-भिन्न थे। एक तो हो गया अपना लंबे पौधे और बौने पौधे, ऐसे-ऐसे लक्षण होते हैं। तो जो भी उन्होंने प्रयोग किया था, तो उन्होंने 2, ठीक है? 2 पौधे जिन मटर के जिन जन्य पौधों पर आधारित था, तो 2 पौधों पे। उनके कितने लक्षण भिन्न थे? तो 2 लक्षण भिन्न थे। खैर, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि मुआत्सु महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो नागालैंड में मुआत्सु महोत्सव मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि किस सरकारी संस्था द्वारा व्यक्तियों या किसी सरकारी संस्था द्वारा व्यक्तियों या निगमों पर लगाए गए अनिवार्य योगदान को किस रूप में जाना जाता है? तो टैक्स या फिर कर के रूप में माना जाता है, जाना जाता है। अगला वाला प्रश्न देखेंगे, कह रहे हैं कि वस्तु को अवतल दर्पण के ध्रुव से फोकस की ओर ले जाए जाने पर, तो वही बात ये होती है, ये मुख्य अक्ष हो गया, ये अवतल दर्पण हो गया, यहाँ पे ऐसे हम लाइनें खींच देते हैं तो दर्पण हो जाता है। ये इसका फोकस हो जाता है, ये इसका वक्रता केंद्र सी हो जाता है, यहाँ पे एक पॉइंट होता है पी। इसी पे वस्तु को रखा जा रहा है, उसके बाद धीरे-धीरे फोकस तक लाया जा रहा है। इस वजह से क्या होगा कि संगत प्रतिबिंब कहाँ से कहाँ की ओर जाएगा और प्रतिबिंब कैसा होगा? तो भैया, अगर यहाँ से फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है, तो पहली बात तो आभासी होता है और सीधा होता है, ठीक है? तो आभासी सीधा 2 जगह दिखाई दे रहा है, ठीक? और उसके बाद यहाँ पे ये जो प्रतिबिंब है वो कहाँ जाएगा? ध्रुव से अनंत की ओर या फिर अनंत से ध्रुव की ओर। पहले बात ये फिक्स रखना है कि आभासी सीधा होता है, ये याद रखने वाली बात है। अगर आपने प्रतिबिंब को बनना अगर हाई स्कूल में सीखा होगा उसकी फिज़िक्स में, तब आप समझ सकते हैं कि ये क्या माहौल बन रहा है। ठीक है, ये हो गई चीज़ें। अब बात ये हो जाएगी ध्रुव से अनंत की ओर की या अनंत से ध्रुव की ओर, तो वो भी समझना होगा कि अगर यहाँ पे रखेंगे तो नज़दीक ही प्रतिबिंब बनेगा और जैसे-जैसे फ़ोकस की ओर आएँगे वैसे-वैसे दूर होता जाएगा और जब फ़ोकस पे आ जाएँगे तो फ़ोकस पे आने के बाद वो तो अनंत पे ही बन जाएगा। तो ध्रुव से अनंत की ओर बनेगा, तो पहला वाला विकल्प अपना सही जवाब है। ओके? अगला प्रश्न है कि फेफड़ों में कूपिकाओं के होने का क्या कारण है? किस वजह से कूपिकाएँ होती हैं? तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि करने का कार्य करती हैं। फेफड़ों में जो कूपिकाएँ होती हैं, वो पृष्ठीय क्षेत्रफल को बढ़ाने का कार्य करती हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें कह रहा है कि उस संख्या का चयन कीजिए जो यहाँ पे आएगा। तो क्या हो रहा है कि 12 पंचे 60 हो रहा है, 5 से गुणा हो रहा है। पै 60 5 65 हो रहा है, यानी 5 को जोड़ा जा रहा है। फिर 65 में 5 से गुणा हो रहा है। फिर देखिए 5 को जोड़ा जा रहा है और फिर 5 से गुणा हो जाएगा।
तो 5 का 0, 5 तिया 15, यहाँ से लगेगा 5 तिया 15, 16। तो ये देखेंगे 1650 आ गया। बहुत ही सिंपल सा ये आपकी सीरीज़ थी। इसमें कुछ चीज़ें बहुत आसान होती हैं, कुछ थोड़ी मुश्किल होती है, कभी जल्दी आ जाता है, कभी देर से आता है, पर कुछ चीज़ें आसान होती हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या जाइलम वाहिकाओं का जलरोधी बनाता है? तो लिग्निन लिग्निन जो होता है वो जाइलम वाहिकाओं को जलरोधी बनाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाए जाने वाले दिन को ईसाई लोग किस रूप में मनाते हैं? तो गुड फ्राइडे के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से क्या गर्भ निरोधक गोलियों के सेवन से एक हानि है? तो हार्मोनल डिसबैलेंस यानी कि हार्मोनल असंतुलन पैदा करते हैं ये गर्भ निरोधक गोलियां। ठीक, ये इसका सही जवाब होगा। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है कि HIJKLM 6 लोग समूह में चर्चा करने के लिए वृत्ताकार मेज के परितः बैठे हैं, चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो लो भैया, हमने एक बना दिया और 6 लोगों को बिठाने की जगह भी बना दी। ठीक, अब इसमें कह रहे हैं कि जो है एच जे के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, तो जे को बैठा दो, जे के दाहिने ओर दूसरे स्थान पर एच को बिठा दो, ये बैठ गया। एल एच के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, एल जो है एच के बाईं ओर तीसरे स्थान पे, पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पे एल तीसरे स्थान पे बैठ गया। एम के ठीक बगल में नहीं बैठा है, तो एम जो है वो के ठीक बगल में नहीं बैठा है, कोई बात नहीं। के एल के ठीक बगल में बैठा है, के जो है एल के ठीक बगल में बैठा है, तो के को यहाँ पे बैठा दो। एम जो है के ठीक बगल में नहीं बैठा है, तो एम को यहाँ बैठा दो, और कौन बच जाता है? एच आई बच जाता है, आई को यहाँ बैठा दो। एल के दाहिने और दूसरे स्थान पे कौन बैठा है? तो एल है, ये एल के दाहिने और पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे एम बैठा है, तो एम अपना सही जवाब हो जाएगा। तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, आराम से बिठा लिया हमने। ठीक, अगला क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। इसमें कह रहे हैं चिन्हों को बदल दिया जाए तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या होगा? तो बहुत सिंपल से देखते हैं। 27 प्लस का अर्थ होता है भाग, हमने 3 लिख दिया। भाग का अर्थ होता है घटाना, 39 लिख दिया। गुणे का अर्थ होता है जोड़, 5 लिख दिया। और घटाने का अर्थ होता है गुणा, 29 लिख दिया। 3 से भाग कर दिया 27 को, तो 9 मिल गया। बहुत सिंपल बात है। और इनका गुणा करना है, 5 9 45, हंसी लगे 4, 5 दूनी 10, 4 14। ठीक बात है, इतना हो गया है। 39 देखिए माइनस में है और 9 प्लस में है, तो मैं अगर इसको डायरेक्ट घटाना कर लूँ, तो -30 आसानी से आ जाएगा। क्योंकि जो आसान लगे पहले वो कर लेना चाहिए। अब 30 को इसमें से घटाना बहुत आसान हो जाएगा। तो वही 5 में से 4 में से 3 गेन 1, 115 प्लस में आ जाएगा। आपको पहला वाला विकल्प आसानी से मिल जा रहा है। बहुत आसान है, ईज़ी क्वेश्चन है, ठीक है? ईज़ी, ईज़ी। प्रयास कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा हल करने का, तभी आप इसमें पारंगत हो पाएँगे, थोड़ा जल्दी-जल्दी कर पाएँगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वह कौन-सी एक आर्थिक स्थिति है जिसमें सभी उपलब्ध श्रम संसाधनों का संभवतः सबसे कुशल तरीके से उपयोग किया जा सकता है? तो पूर्ण रोजगार, फुल एम्प्लॉयमेंट जो होता है, ये अपना सही जवाब है। अगला क्वेश्चन मैथ का है, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। आइए देखते हैं कि 100 ₹10, ₹20, ₹50 के नोटों का अनुपात 3, 5 और 7 है। कुल नकदी आपको ₹3,360 है, तो ₹20 नोटों की संख्या बतानी है। अगर ये अनुपात दिया गया है, तो 3x, 5x और 7x इनका संख्या हो जाएगी। और अगर 3 का 10 में गुणा करा देंगे, 3 दाम 30x प्लस 5 दूना ये 20 पंचे 100x, ठीक है, प्लस 50 सत्ते 7 पच्चे 35, 350 एक्स। ये ऐसे जुड़ेंगे और 3 3 6 जीरो के बराबर होंगे। इनका ये तरीका होता है भैया करने का। तो जोड़ लेते हैं, 300 में 100 जुड़ गया 450, 450 में 30 जुड़ गया 480, 480 एक्स बराबर 3 3 6 जीरो हो जा रहा है, एक जीरो कट जाएगा। जाहिर सी बात है 48 से कटेगा, कितनी बार जाएगा? 4 पंजे 4 8 32, 4 8 32 ज़्यादा है, 4 7 7 8 56। हाँ ठीक है, 7 बार में कट जाएगा। ठीक है, 7 से गुणा 7 8 56 के यहाँ से लगे 5, 7 3 7 चौक 28, 28 5 33। ठीक है, हाँ सही बात है, खत्म हो जा रहा है। तो x बराबर हमको 7 दिखाई दे रहा है, और हमने यहाँ पे 20 के नोटों की संख्या की बात कर रही है। 20 वाली 5 है, 5 एक्स है, तो 5 सतह 35 अपना सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल है, थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन थोड़ा तेज आनी चाहिए, आपको काटना आना चाहिए, तो हो जाएगा काम। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको सरल करना है। देखिए भैया, यहाँ पे x प्लस 1 x माइनस 1 है, तो इसका सिंपल सा एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर यानी कि 1। ठीक है, ये सिंपल एक अपना इक्वेशन होता है, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी वाला फार्मूला लग जाएगा। उसके साथ एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो इसमें भी सेम वही फार्मूला अगेन लग जाएगा। तो एक्स स्क्वायर स्क्वायर वर्ग करेंगे तो एक्स पावर 4 माइनस 1 का पावर 4 करो, 10 करो, 1000 करो, कोई मतलब नहीं, एक ही रहेगा। तो यही आपका देखेंगे चौथा विकल्प आपका सही जवाब हो रहा है। ठीक है, सिंपल इक्वेशन, सिंपल एक फार्मूला कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, बस वही वाला लग रहा है। ओके, अगला प्रश्न है कि किसी चालक के चुंबकीय क्षेत्र के समांतर दिशा में गति करने पर उत्पन्न प्रेरित
ईएमएफ क्या होगा? तो भैया अगर चुंबकीय बल रेखाएँ ऐसे हैं और इसी दिशा में कोई चालक गति कर रहा है, तो भैया जो ईएमएफ उत्पन्न विद्युत वाहक बल होगा वो 0 होगा, ठीक? क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखाएँ हैं इनको काटनी चाहिए, बिना काटे तो भाई आपको जो ईएमएफ है वो प्रोड्यूस ही नहीं होगा। तो इस प्रकार से शून्य अपना सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश निम्न में से किस राज्य से अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो बिहार राज्य से अपनी सीमा साझा नहीं करता है, बाकी सबसे वो जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक निश्चित कोड भाषा में इसको ये लिखा जाता है तो इसको क्या लिखा जाएगा? सिंपल कोड है, देखते हैं थोड़ा-सा। तो यहाँ पे हमको क्या देखने को मिल जाता है, एसीक्यू है तो यहाँ पे देखेंगे एसीक्यू उल्टा कर दिया गया है, यू को सेम टू सेम लिख दिया गया है और आईआरई में ई को आगे कर दिया गया है, आईआर को सेम टू सेम लिख दिया गया है। तो आइए इसमें देख लेते हैं, इसमें क्या हो जाएगा भैया, थोड़ा-सा विकल्प के साथ भी चलें, तो ही अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि डीईसी को सीईडी लिखा जाएगा, एल ऐसे ही रहेगा और ई को आगे लिख दिया जाएगा, आईएन को सेम टू सेम लिखा जाएगा। तो ऐसा करके विकल्प दूसरा वाला विकल्प दिखाई दे रहा है, तो दूसरा विकल्प अपना सही हो जाता है। बहुत सिंपल सा फेर-बदल किया गया, बहुत बहुत हल्की-सी बात है और कुछ नहीं है। इसमें कुछ जोड़ना-घटाना नहीं है, वो सिंपल सा देख लेना है, ठीक है? हो गया बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जिसमें कथन दिया गया है लड़कियों की टीम ने हॉकी में 17 से 12 मैच जीते हैं लेकिन क्रिकेट में 19 में से 11 मैच हार गई हैं। तो इसमें निष्कर्ष क्या निकलता है कि लड़कियों की टीम को अधिक क्रिकेट मैच खेलना चाहिए। खेलना चाहिए वाले से क्या मतलब निकल पाता है? ठीक है? क्या ही मतलब निकाल रहे हो? और लड़कियों को क्रिकेट से ज़्यादा हॉकी पसंद है। भाई पसंद होने से क्या मतलब निकलता है? कोई मतलब नहीं निकलता है। ना तो निष्कर्ष 1 ना ही निष्कर्ष 2 पालन करता है। भाई कोई मतलब नहीं है। कुछ ढंग से बात बताओ तो समझ में आता है। खेलना चाहिए, पसंद आ रहा है, तो ये कोई मतलब थोड़ी ना बनता है। ठीक? सो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को क्या मिलता है कि सेल के दौरान 1500 पर अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को 5% और 12% की 2 क्रमिक छूटें दी जाती हैं। तो इसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो भैया ₹1500 है, उसमें 5% छूट का मतलब होता है 95% पे बेचा जा रहा है, विक्रय मूल्य हो गया। फिर 12% छूट का मतलब 88% पे बेचा जा रहा है, तो ये विक्रय मूल्य हो गया। बस यही है अपना। 2 जीरो ऐसे कट जा रहा है और काट देते हैं, 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पच्चीस शाम में 100, 5 से कट जाएगा, 5 तियाई 15, फिर 5 से कट जाएगा ये क्या होता है 5 एकम 5, 5 नौ का 19, 25 95 इतना मिल गया। अब यहाँ पे गुणा कर लेते हैं अपना, किससे कर लें? इससे कर लें, इससे कर लें। 22 तिहाई 22 तिहाई 66 कर लेते हैं, 66 हो जाएगा और फिर 19 से गुणा कर लेंगे। 6 नवाई 54 के चारों से लगे 5, 6 एकम 6 5 11 फिर 4 से गुणा करेंगे तो वही अपना 4 1 1 आ जाएगा तो 4 यहाँ पे 5 यहाँ पे 2 यहाँ पे 1 ये अपना ₹1254 आ जाएगा अपना सही जवाब। ठीक, तो सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 300 वाट रेटिंग वाले एयर कूलर को प्रतिदिन 12 घंटे चलाया जाता है 30 दिनों के लिए तो इसके द्वारा कितना किलोवाट आवर यानी कितने यूनिट ऊर्जा खर्च हुई है ये कुल खपत होगी विद्युत ऊर्जा को जब घर वाले से चलाया जाता है तो किलोवाट आवर्स में ये सब काउंटिंग होती है तो 300 वाट का है 12 घंटा चलाया जा रहा है 30 दिनों तक चलाया जा रहा है 1000 से भाग होता है ताकि किलो बन सके ठीक है 1 0 1 0 1 0 ऐसे कट जाएगा 12 12 छः देखो 3 तरीका 9 हो जाएगा 9 दूनी 18 8 हाथ 1 9 एकम 9 1 10 108 किलोवाट आवर ठीक है और अगर अगर समझा जाए हाँ ठीक है ये जो वाट आवर है ये भी सही है किलोवाट आवर है ये भी सही है जूल अपना गलत है जूल सेकंड गलत है ठीक है तो ये किलोवाट आवर की वाट आवर अगर ये 1000 से भाग नहीं करते हैं मतलब 1000 से भाग नहीं करते हैं तो अपना 108 के पीछे 3 ठो जीरो लगे रहते हैं वही 3 ठो जीरो किलो बन जाते हैं तो इस वजह से दूसरा वाला विकल्प अपना सही जवाब है ठीक है तो 108 किलोवाट आवर। अगला वाला प्रश्न देखते हैं इसमें कह रहे हैं कि सुबह मोना और श्रेया आमने-सामने खड़ी होकर बात कर रही हैं। मोना की परछाई सीधे श्रेया पे पड़ रही है। देखो भैया मान लो ये है सूरज, ठीक है? 2 लोग ऐसे बात कर रहे हैं, तभी इनकी परछाई इनके ऊपर पड़ेगी। आमने-सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं तो इनकी परछाई इनके ऊपर तभी पड़ेगी जब ऐसे ये पूरब पश्चिम में खड़े हुए हों। तो मोना की परछाई श्रेया पे पड़ रही है, ये फिर मोना होनी चाहिए और ये श्रेया होनी चाहिए, ठीक? श्रेया होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो श्रेया का मुँह किस दिशा में ये आमने-सामने बात करें तो श्रेया इधर की ओर मुँह करेगी, मोना इधर की ओर मुँह करेगी, श्रेया का मुँह पूरब की ओर है, जिधर की ओर सूरज उग रहा है। तो तो बस हो गया भई सिंपल है, ओके। अगला प्रश्न है कि भैया इस खाली स्थान में भारत हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है, तो उत्तर पश्चिमी भाग भारत का हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे दिया गया है कि यदि यहाँ पे देखिए x की वैल्यू 0 से 90 के बीच है, ये हालाँकि इसका कोई यूज़ नहीं है, तो इसका वैल्यू क्या होगी, इसको सरल करना है, सिंपल करना है। तो मैं आपको समझा दूँ, इसमें हर का परमीकरण वाला काम नहीं चलता है।
ये अंडर रूट 1 प्लस कॉस एक्स है और बटे अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स है। इसमें अंडर रूट 1 प्लस कॉस एक्स से ऊपर नीचे 1 प्लस कॉस एक्स ऊपर नीचे गुणा कर दिया जाएगा। नीचे वाले में क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर ही ए प्लस बी ए माइनस बी होने की वजह से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। एक के ऊपर भी स्क्वायर लगेगा लेकिन एक का वर्ग एक ही होता है, कोई मतलब नहीं है। ऊपर देखेंगे 1 प्लस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स 2 बार है, तो 1 प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर और अंडर रूट हट जाएंगे तो 1 प्लस कॉस एक्स अकेले बचेगा। ठीक, और नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर का स्क्वायर और अंडर रूट हट जाएगा तो साइन एक्स अकेले बचेगा। ये साइन एक्स एक्स एक के साथ जाएगा तो कॉसेक एक्स प्रोड्यूस करेगा प्लस कॉस अपॉन साइन हो जाएगा तो ये बना देगा कॉट को। तो भैया कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स यही अपना सही जवाब हो जाएगा। थोड़ा विकल्प में देख लेते हैं। देखिए कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स अपना सही जवाब हो रहा है। ओके, तो चलो भैया इसी के साथ ये पेपर हो जाता है समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।